गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, कल ही कर चुके थे, लेकिन मेरी मुलाकात आज ही आपसे हो रही है। कल जो वीडियो थी वो पुरानी पहले ही बनाई हुई है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर दोबारा से सभी बच्चों को। और हम अपना नाटक पढ़ रहे थे, और अगर हम महाविद्यालय में उपस्थित होते तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते न्यू ईयर को। और पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, छुट्टी नहीं हो सकती क्योंकि क्लास में हम आमने सामने हैं नहीं, और इस तरह से वीडियो में हम मस्ती नहीं कर सकते। तो बहुत मिस कर रही हूँ इस प्रकार के दिन को, क्योंकि पिछले सेशन में जो न्यू ईयर था वो बहुत ही अच्छे से मनाया गया था, बहुत ही अच्छे सेलिब्रेट किया था। तो कोई बात नहीं, फिर से आएगा तो फिर से हम सब मिलेंगे। और चलिए अब अपना जहां हम पढ़ रहे थे देखते हैं नाटक। पहला दृश्य हमारा खत्म हो चुका था और दूसरा दृश्य शुरू है। पहले दृश्य में जहां हमने छोड़ा था कथा को, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी शक शिविर में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। और वो सामंतों के लिए, शक सामंतों के लिए, सामंतों की स्त्रियां यानी उनके स्त्रियों के वेश में सिपाही ही गए हैं 800 उनके साथ। और ये पिछले उसमें मंदाकिनी जो है उनके उत्साहवर्धन के लिए गीत गा रही थी। और दूसरा दृश्य जब शुरू होता है तो देखिए क्या होता है। शक शिविर में पहुंचने के बाद क्या चंद्रगुप्त को विजय मिलती है या पराजय मिलती है, या क्या होता है, क्या उसकी मृत्यु हो जाती है, ये सब हम इस दृश्य में देखेंगे। तो चलिए अपना हम दृश्य शुरू करते हैं। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंबे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में 2-4 पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कोमा प्रवेश करती है। अब देखिए क्या होता है दूसरे दृश्य में। ये तो रंग निर्देश दिया है लेखक ने कि इस तरह से हमें दिखाना होगा दृश्य, ये वस्तुएं, ये चीजें दिखानी होंगी। शक दुर्ग है, शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंबे खुले हुए हैं और उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। ये रंग निर्देश है कि इस तरह से हमें सामान दिखाना होगा। कोमा प्रवेश करती है, देखिए धीरे धीरे चलती पौधों को देखती हुई कहती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मिलनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर कहती है, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। मुकुलित यानी खिलना, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं है। सोचकर कहती है, ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने को कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। यानी कहना ये चाहती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, या जब भी प्रेम होता है तो ना तो भविष्य दिखाई पड़ता है, भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं जिनका संकेत भी अगर मिले तो वो भी स्पष्ट हो जाता है। अगर प्रेम सामने से इस तरह से आता है, मानो एकदम से लाइट आती है एकदम से आंखों के सामने, तो आंखें चुंधिया जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, यानी अपनी ओर अंधेरा हो और आगे रोशनी आती है, जैसे आपने कभी हेडलाइट देखी हो बाइक की या गाड़ी की, सामने से आती है तो अंधेरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, सामने की वस्तुएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। तो वही समझाना चाहती है, कहती है, तब वही, केवल वही
हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? और गाती है, गीत गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। युवावस्था के बारे में है। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। अब समझ गए होंगे आप कि यौवन जो पल भर के लिए ही रुकता है, फिर वो चला जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो आता है उतनी जल्दी जाने के लिए भी तैयार रहता है। तो इसलिए कहती है कि तू जरा रुक जा कि मैं घूंट भर कर पी लूं, जो तू रस लेकर आया है उसको मैं पी लूं, यानी मैं अपना आनंद ले लूं युवावस्था का। और मेरा जो प्याला है, यानी मेरा जो हृदय है, उसमें तू मद बनकर कब तू छली समाया, कि तू उसमें एक नशा सा बनकर समा गया है। जीवन रूपी जो बांसुरी है उसके छिद्रों में तू स्वर बनकर लहराया है, यानी संगीत सा समा गया है जीवन में। और पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। इस तरह कोमा जो युवावस्था के संकेत कर रही है। आगे देखिए क्या करती है। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है। शकराज का प्रवेश, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। और शकराज अपने आप से ही बातें कर रहा है। खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर कहता है, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। यानी उसे चिंता भी है कि अगर शर्त न मानी तो युद्ध करना पड़ेगा। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर कहता है, कोमा, अरे कोमा। तो कोमा कहती है, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर कहता है, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा कहती है, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? शकराज कहता है, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं उसमें अनमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। तो कोमा कहती है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? मुझे उससे अलग रहने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? यानी कोमा कहती है कि अगर आप चिंता में हैं, आप दुखी हैं, तो क्या मैं उसमें आपका साथ नहीं दे सकती? कोमा सकराज से प्रेम करती है। सकराज कहता है, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलताओं के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। शकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा कहती है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो अच्छा है। यानी जो मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, अगर उससे बाहर वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करेगा तो उसे असफलता मिलेगी। कोमा समझाना चाहती है। तो आगे सकराज क्या उत्तर देते हैं देखिए। सकराज चिढ़कर कहते हैं,
यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। पाषाणी प्रतिमा यानी पत्थर की मूर्ति। मेरे पास आओ। देखिए शब्दावली थोड़ी संस्कृत निष्ठ है क्योंकि ये कथा वस्तु की मांग है। कोमा कहती है पाषाणी, हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है इन पहाड़ों में, प्यासों की तृप्ति। सकराज कहता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई कहती है, मैं ले आती हूं, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रखकर चली जाती है और सकराज मंच पर बैठता है और खिंगिल का प्रवेश, जो खिंगिल दूत बनकर गया था। और अब उनमें क्या बातें होती हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।